तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है राजपूत कालीन कला। कला में सभी प्रकार की कला आएगी, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर जो हम बात करेंगे मंदिर निर्माण यानी कि स्थापत्य कला, जो गुहा कला है, उन सभी विषय वस्तुओं को लेकर के हम यहाँ बात करेंगे साहब। पिछली क्लासेस में अपन ने टॉपिक्स इससे संबंधित पढ़ लिए, पूरा का पूरा राजपूत काल अपन ने पढ़ लिया है और बेसिक बातों से अपन परिचित हो चुके हैं कि यानी राजपूत काल यानी कितना 700 एडी से लेकर के 1200 एडी तक का जो दौर कहलाता है, अपन ने उसको राजपूत काल कहा है। इस दौर में हमको कौन कौन से वंश डायनेस्टी देखने के लिए मिले, बोले साहब बंगाल में पाल वंश, मध्य भारत में बात करें, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम यदि बात करें तो चंदेल वंश हो गया साहब जी, कलचुरी वंश हो गया, परमार वंश हो गया। ये सब चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं साहब कहीं ना कहीं। तो ये जो दौर कहलाता है आपका, वो क्या कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। बहुत सारी डायनेस्टियां, बहुत सारे काम उन्होंने किए, लेकिन इस दौरान में कला को लेकर के जो विशेष कार्य किए हैं, उन विषय वस्तुओं को लेकर के हम बात करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर बात होने वाली है मंदिर निर्माण, प्रमुख मंदिर, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं आने की भरपूर संभावना होती है। मंदिर निर्माण को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट हम पहले से ही दिमाग में रखेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है, भारत में मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ यदि आपसे कहा जाए तो वो कहलाता है गुप्त काल। जब भी आपसे पूछा जाएगा और इसी एंगल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में मंदिर निर्माण कला की शुरुआत कब से मानी जाती है, बोले साहब ये गुप्त काल से मानी जाती है। यानी कि मोटे तौर पर 300 से लेकर 600 एडी का ये टाइम पीरियड कहलाता है, इस समय से मानी जाती है। लेकिन जब आपसे कहे कि मंदिर निर्माण कला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंच गई, चरमोत्कर्ष यानी कि बिल्कुल टॉप के बारे में यदि बात हो रही है, तो वो कहलाता है आपका ये वाला राजपूत काल करके कहलाएगा। नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी साथ ही, ठीक है। भारत में मंदिर निर्माण कला को 3 हिस्सों में मोटे तौर पर अपन बांटते साहब। एक कहलाने वाली है आपकी सबसे टॉप में, नॉर्थ इंडिया में अपन उसको कहते हैं नागर शैली। मध्य भारत में जो कहलाने वाली है उसको कहते हैं अपन बेसर शैली। साउथ इंडिया में होने वाली है अपन उसको कहेंगे क्या, द्रविड़ शैली या द्राविड़ शैली करके अपन इस चीज को बोलते साहब। विभिन्न मंदिरों का निर्माण यहाँ पर होने वाला है। भारत में मंदिर निर्माण के संदर्भ में इस बात को ध्यान रखने वाली बात है कि उसको 8 अंगों के रूप में बांटा गया है। किसके? जैसे शरीर के 8 प्रमुख अंग हैं, तो वैसे ही मंदिर निर्माण को भी किसमें 8 प्रमुख अंगों में बांटा गया है। तो यानी शैलियों के बारे में बात करें तो बोले साहब ये 3 प्रकार की शैलियां विशेष तौर पर, नागर, बेसर, द्रविड़। बोले साहब मंदिर जो भी बनाते हैं, एक कहलाएगा गर्भगृह, एक कहलाएगा प्रशिक्षण पथ, ऐसे करके नाम आपको मिलेंगे। तो बोले ये क्या है? तो बोले साहब ये मंदिर निर्माण के अंग हैं। कितने अंगों में बांटा गया है साहब जी? इसको 8 अंगों में। कब बांटा गया है या कब ये चीज हमको देखने के लिए मिलती है? जब चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। कब पहुंचेगा? बोले साहब जी 8वीं शताब्दी, यानी कि 8th सेंचुरी। कितने हिस्सों में बांटा है? बोले साहब जी 8 अंगों में बांटा है साहब जी। जैसे कि बोले साहब जी पीठ, यानी जगती पीठ करके उसको कहा जाता है, वेदीवन कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। तो अलग अलग आपको ऐसे देखने के लिए टोटल कितने 8 वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंदिर निर्माण का प्रारंभ, बोले गुप्त काल। मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष, बोले साहब जी ये वाला राजपूत काल, ये टॉप का टाइम कहलाएगा। यानी कि जब शुरुआत हुई होगी तब मंदिर कैसे बने होंगे? बिल्कुल छोटे छोटे से मंदिर बने होंगे, जैसे कि अपन ने गुप्त काल वाले टॉपिक में देखा था, बोले साहब तिवेगांव का मंदिर देखा था, भूमरा का शिव मंदिर देखा था, ये सब चीजें अपन ने देखी हुई थी। शुरुआत में तो शिखर भी नहीं बनता था, बाद में शिखर बनेगा। शिखर युक्त आपने मंदिर देखा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दूसरा देखेंगे कानपुर का भितरगांव मंदिर, कोई ईंट से बना है, कोई पत्थर से। देवगढ़ वाला जो है वो पत्थरों से बनाया गया है, जबकि कानपुर वाला जो है वो ईंट से बनाया गया है ना, पकी हुई मिट्टी, उसको पका लिया बनने साहब, ईंट वीट करके बन जाने वाली सभी, ठीक है। 8 अंगों में बांटा है, तो इस बात को बार बार मैं फाइंड आउट करवाऊंगा आपको कि साहब जी वास्तुकला शैली, शरीर के रूप में देखा है हमने उसको, जीवित रूप में देखा है हमने उसको, सम्मानित रूप में देखा, हमारी आस्था का, प्रेम का, सम्मान का, पूजा का, विधान का विषय रहा है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये वजह है कि मंदिर को केवल मंदिर नहीं कहा जाता, उसको मंदिर जी कहा जाता है। इस बात को समझिए। तो मानवीय रूप में हमने उसको साकार किया है साहब जी, सगुण रूप में देखा है। इस बात को ध्यान रखना। तब से लेकर आज तक हमें देखने के लिए मिलेगा साथी। चलिए एक एक करके अपन देखें। अलग अलग शैलियां विभिन्न वास्तुशास्त्रियों के द्वारा भी बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल चतुष्कोणी शैली, कोई कहेगा अष्टभुजी शैली, ये ध्यान रखना, कोई कहेगा पंचमुखी शैली, ऐसे करके कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ फेमस नाम के बारे में यदि हम बात कर लेंगे तो यदि आप देखें नागर शैली में ही, यानी कि नॉर्थ इंडिया वाली ये जो शैली है, इसमें ही आपको आएगा चतुर्भुज,
या एक सबसे खास जो नाम आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पंचायतन शैली। क्या है साहब जी ये पंचायतन? पंचायतन शैली बिल्कुल सिंपल सी बात है, आयताकार स्वरूप होने वाला है, बीच में मंदिर जी होने वाले हैं, यानी प्रमुख मंदिर होने वाला है, यहाँ पर गर्भगृह कहलाएगा, प्रमुख मूर्ति होगी। लेकिन इसके साथ साथ चारों कोनों में 4 गौण देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाएंगे। गौण देवी देवता का मतलब यह कि एक को हमने फोकस किया है और बाकी 4 को फोकस ज्यादा नहीं किया है। एक को अधिक समर्पित है वो, बाकी 4 को कम समर्पित है वाली बात करके कहलाती है। ऐसी वाली शैली क्या कहलाती है? पंचायतन शैली कहलाती है। जब कभी आपसे कहा जाए किसकी विशेषता है, बोले साहब जी नॉर्थ इंडिया वाली नागर शैली की विशेषता है। कब से देखने के लिए मिलती है? बोले लगभग गुप्त काल से ही देखने के लिए हमको मिल जाएगी। विकास गुप्तोत्तर, प्रारंभ गुप्त काल, ठीक। पंचायतन कभी को लेकर यदि आपसे कहा जाए, बोले साहब जी अष्ट कोणीय शैली, अष्टकोणीय शैली, तो ये ध्यान रखना ये द्राविड़ की विशेषता है। यानी कि द्रविड़ कला शैली की जो विशेषता कहलाती है उसमें आपको देखने के लिए विशेष तौर पर मिलेगा क्या? अष्टभुजा शैली। जबकि तीसरा एक पॉइंट होता है अर्ध गोलाकार शैली। क्या रहेगा? अर्ध गोला रहेगा साहब जी। ऐसी वाली ये जो शैली कहलाने वाली है उसको कहा जाता है बेसर शैली, यानी कि मध्य भारत के संदर्भ में। बात यदि निकली हुई है तो कुछ पॉइंट्स को अपन समझ लें। नागर शैली होता क्या एग्जैक्टली, बेसर क्या होता है, द्रविड़ क्या होता है, अभी देख रहे हैं अपन, दिखा रहे हैं हम आपको। पहले इस मैप को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक इंडिया का छोटा सा मैप, इसमें एक डायग्राम आपका लगभग ये बनेगा। क्लियर बात है? ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसके अंदर जितने मंदिर आएंगे वो कहलाते हैं बेसर वाले। इसके ऊपर वाले जो भी कहलाने वाले वो नागर शैली कहलाएगा, इसके नीचे वाला द्रविड़ शैली कहलाएगा। मोटे तौर पर 99% आपको ये टेम्पल्स यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा नहीं है लेकिन कि बोले साहब जी नॉर्थ इंडिया में आपको कोई सा भी टेम्पल देखने के लिए नहीं मिलेगा द्रविड़ शैली का, ऑलवेज नागर ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक हमको द्रविड़ शैली के मंदिर नॉर्थ इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। पूछ लिया जाएगा आपसे तेली का मंदिर कहाँ पर है, बोले वो तो साहब जी नॉर्थ इंडिया में है, ग्वालियर में है साहब जी। ठीक है, बोले वो तो बेसर शैली का। तो ये एक्सेप्शंस हैं। बहुमत के बारे में यदि बात करें तो उस पर ये वाली बात लागू होती है। इस चीज को अपन ध्यान रखेंगे साथ ही। ठीक, चलिए एक एक करके देखेंगे होता क्या है नागर शैली और बेसर शैली क्या होता है। आप जैसे कि सामने देख पा रहे होंगे, एक आइकॉन से आप इसको बहुत अच्छे से बना पाएंगे, एक चित्र से बना पाएंगे, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। नागर शैली के टेम्पल ये रहेंगे सब, ठीक, आयताकार स्वरूप रहेगा, स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है। अंदर की ओर हम जाएंगे, सबसे ऊंचा आखिरी वाला ये जो दौर है, यहाँ पर जो स्वरूप है, यहाँ पर आपका गर्भगृह करके कहलाएगा सर, ऐसा बनेगा। ठीक, गोलाकार शेप लिया हुआ है। वहीं बात कर लें द्रविड़ शैली के बारे में, तो आप देखो ये पिरामिड के आकार का होने वाला है। ठीक है, ये प्रमाणिक के रूप में या पिरामिड के रूप में अपन को देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाने वाला है। इसी टाइप की विशेषता यहाँ पर बेसर में अपन को मिल जाएगी, नजर मार लेंगे। स्वरूप सभी का आयताकार रहेगा। और भी आप कुछ मंदिरों को देखेंगे, कुछ खास मंदिर। ठीक, हालांकि ये नॉर्थ इंडिया वाले हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आप इस समय देख पा रहे हो क्योंकि ये प्रारंभ हुआ था। इस टेम्पल को आप यदि देखें, राज राजेश्वर मंदिर, बहुत ही गौर से देखेंगे तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको वो पिरामिड के आकार का है। ये फ्लोर्स बने हैं, 14 मंजिल ऊंचा है, 14 मंजिल कहा आपसे, अलग अलग फ्लोर्स हैं। हालांकि ऊपर जाते जाते सकरे होते चले जाते हैं। तो ऐसा ये जो शेप है ये क्या कहलाएगा? पिरामिड। ये क्या विशेषता है? ये दक्षिण भारत की विशेषता आपको देखने के लिए मिलेगी। दक्षिण भारत का जो सबसे टॉप का मंदिर कहलाने वाला है, उससे भव्य कुछ भी नहीं हुआ था, वो कहलाता राजराजेश्वर मंदिर, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं साहब। क्लियर बात है? नेक्स्ट, मंदिरों का प्रारंभ उत्तर भारत, गुप्त काल देखने के लिए मिलेगा। शुरुआती मंदिर छत से सपाट रहने वाली, ये मंदिर ही है लेकिन छत से आप देखेंगे तो सपाट है। बाद में धीमे धीमे शिखर बनेंगे। शिखर वाला पहला मंदिर कहा जाता है देवगढ़ झांसी ललितपुर वाला क्षेत्र, उसका दशावतार मंदिर। पर ये क्या है? ये गुप्त काल का बताया आपको। इसका चरमोत्कर्ष कब आएगा? राजपूत काल में हमको देखने के लिए मिलेगा। अभी छोटा है, ज्यादा अलंकार नहीं है, बाद में भव्य बहुत ऊंचे ऊंचे विशालकाय बनेंगे, बहुत सारे अलंकरण आपको देखने के लिए मिलेंगे साहब। तो ये उसकी विशेषता करके कहलाती है। तो ये 3 शैलियां होने वाली हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। चलिए और भी अपन इस रूप में देखना चाहें कि स्टाइल कैसी क्या होती है तो आप ऐसे ही मैच कर सकते हैं। ये दिया हुआ आपको नागर शैली, स्पेशली फॉर दी नॉर्थ इंडिया। द्रविड़ शैली आपको दिया है थोड़ी सा एक अलग रूप में, बेसर शैली करके दिया हुआ। हालांकि ये जो स्वरूप कहलाएगा, इसी को लंबा चौड़ा कर दोगे ना तो यही चीज क्या कहला जाएगी?
द्रविड़ शैली। सच बात तो है कि दोनों का मिक्सअप देखने के लिए मिलता है आपको बेसर शैली में, वास्तविक बात तो ये है। चलिए, नागर शैली हमने कहा आपसे 8 अंगों में बांटा गया है। प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? ये देखो, गर्भ, यानी गर्भ ग्रह करके कहा अपन ने, कहा था अभी क्या, शिखर कहा, आमलक कहा, वो ये दिया हुआ आपको शिखर वाला हिस्सा करके कहलाएगा। मंडप करके कहते हैं, मंडप का मतलब है हॉल, यानी जब आप मंदिर में घुसेंगे तो सीधे मूर्ति के पास नहीं पहुंच जाएंगे, प्रतिमा के पास नहीं पहुंच जाएंगे, बीच में क्या पड़ेगा आपको, लंबा सा बरामदा पड़ने वाला है साहब जी, हॉल करके कहेंगे अपन उसको। क्या बोल देते हैं वहां पर? मंडप करके बोल देने वाले हैं। आरंभ वाला होगा, प्रारंभ वाला होगा तो बोले साहब यहीं खड़े होकर प्रेयर कर लो, आराधना मंडप करके कहलाएगा। ऐसे नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे कुल कितने हिस्सों में बांटा गया अपन ने इसको? 8 हिस्सों में बांटा है। इन पॉइंट को ध्यान रखना। अब बात करते हैं एक एक करके इनके डेप्थ में, प्लस इनके विशिष्ट एग्जाम्पलों को लेते हुए अपन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली पहली बात, नागर शैली कहां से कहां? बोले साहब हिमालय टू हिंद, आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत, विशेष तौर पर हमको ये वाला। और आप कह सकते हैं बोले साहब ये नर्मदा नदी तक। नर्मदा नदी को उत्तर तथा दक्षिण की सीमा माना जाता है। विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। कभी लाट शैली बोलेंगे, कभी कलिंग शैली बोलेंगे, कभी पर्वतीय शैली अपन इसको बोलेंगे, ठीक है, कभी आर्य शैली बोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया ने आर्यों का क्षेत्र, तो आर्य शैली। एक ही नाम है, एक ही बात है, यानी कि नागर शैली के 3-3, 4-4 नाम हैं। कौन कौन से? आर्य शैली भी कहा, लाट शैली भी कहा, पर्वतीय शैली भी कहा। उड़ीसा में अपन बात करेंगे नागर शैली के मंदिर को, तो स्पेशल नाम दे दिया अपन ने उसको, क्या? कलिंग। कलिंग यानी विशेषकर उड़ीसा का उत्तरी जो हिस्सा कहलाता है, उस रूप में अपन उसको जानेंगे सभी। ठीक, सभी राज्यों में हमको ये देखने के लिए मिलेगा। वास्तविक बात तो है कि 20 प्रकार की शैलियां हैं, 20 प्रकार की शैलियां हैं। कुछ खास पर ही आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे प्राचीनतम मंदिर, दो ही सबसे प्राचीनतम कहलाते हैं अगर बात करें सबसे बिगनिंग के गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में। 2-3 मंदिर आपके कहलाने वाले जो सबसे पुराने हैं। एक है मध्य प्रदेश का सांची का मंदिर, मध्य प्रदेश में उससे पुराना कोई मंदिर नहीं है, सांची का मंदिर। दूसरा कहलाता है जयपुर वाला बैराट वाला मंदिर। ये भारत में सबसे प्राचीनतम मंदिरों के एग्जाम्पल्स माने गए हैं, इस बात को ध्यान रखना, गलती नहीं करना इस चीज पर। इनके बाद में बनने वाले हैं आपके, बोले साहब जी भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का मंदिर, ठीक है, ये सब अपन को मिलेगा। और उसके बाद में फिर राजपूत काल आएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बेसर शैली। बेसर शैली को विशेषकर चालुक्य वंशों ने सपोर्ट किया। यही वजह है कि इसको चालुक्य शैली भी कहते हैं, चालुक्य बेसर शैली करके भी इसको कहा जाता है। सबसे फेमस जो मंदिर कहलाने वाले हैं चालुक्य वंश की राजधानी, ठीक, होयसलेश्वर मंदिर या होयसल शैली भी इसको ही कहा जाएगा। अभी हाल ही में 2022-23 में आपने होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है, उसको शामिल किया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में। चर्चा का विषय है किस प्रकार की शैली का एग्जाम्पल है? बोले सर जी बेसर शैली का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा करंट का विषय है, इसलिए ध्यान रखना, एक नजर उस पर मार लेना साथ, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं द्रविड़ शैली, तमिलनाडु कर्नाटक वाला क्षेत्र, वहां पर, वहां हम बात करेंगे तो द्रविड़ शैली को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें सबसे जो फेमस नाम कहलाता है वो कहलाता है मंदिर। मंदिर को तमिल में रथ कहा जाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में रथ का मतलब होता है चैरियट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साउथ में रथ का मंदिर क्या मतलब क्या होता है? दैट इज अ मंदिर, टेम्पल। यही वजह है कि जब आप पढ़ेंगे तो प्रारंभ में पल्लव वंश में पढ़ोगे, आप इसको पल्लव शैली पढ़ोगे, तो वहां पर आप पढ़ोगे साहब जी रथ मंदिर। चाहे महाबलीपुरम पढ़ो, चाहे अन्य क्षेत्र आप पढ़ लें, ये बनना चाहिए आपको। क्लियर बात है। नॉर्थ इंडिया में कुछ हमको खास मंदिर मिल जाते हैं, विशेषकर आपको ध्यान रखना है ग्वालियर का तेली मंदिर। कुछ विद्वान कहेंगे नहीं साहब बेसर शैली का, कुछ कहेंगे नहीं नहीं ये तो द्रविड़ शैली में आएगा पूरी तरह से। बहुत सारे मतभेद देखने के लिए मिलेंगे अपन को। क्लियर बात है। तो ये मंदिरों की शुरुआत हमको देखने के लिए मिल रही है। तो बिगिनिंग गुप्त काल, चरम उत्कर्ष पूछा जाएगा तो राजपूत काल या 7वीं-8वीं शताब्दी आपको देता है, इस बात को पहचानना। और चोल काल में आते आते तो साउथ इंडिया बिल्कुल ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। यही चीज नॉर्थ इंडिया में चोल काल यानी कि 10वीं-11वीं शताब्दी, साउथ इंडिया में यही चीज लागू होने वाली है नॉर्थ इंडिया में, चाहे पश्चिमी भारत हो चाहे पूर्वी भारत हो, 11वीं-12वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल टॉप सर्वोच्च पर पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहा जाएगा। तो ये हो गया। मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो में बनवाए गए विभिन्न प्रकार के मंदिर, तो ये अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। यही वजह है कि खजुराहो आप क्या बोलेंगे? तो साहब जी पाषाण कला का स्वर्ग करके आप बोलते हैं।
टाइम पीरियड क्या है? बोले साहब 11वीं 12वीं शताब्दी। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कौन कौन से फेमस मंदिर। ग्वालियर का तेली मंदिर, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। मध्य प्रदेश में विभिन्न मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में यदि मंदिरों की शुरुआत के बारे में बात करें, सेम फॉर्मेट लागू हुआ। सबसे पहला तो बोले साहब जी गुप्त काल, ये प्रारंभ है साहब जी। मध्य अवसान के बारे में यदि बात करें या मिड के बारे में बात करें तो वो है दैट इज अ गुर्जर प्रतिहार शैली या गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम पीरियड में हमको ये देखने के लिए मिलेगा। जबकि चरमोत्कर्ष के बारे में यदि हम बात करें तो ये कहलाएगा आपका 11वीं शताब्दी, 11th सेंचुरी। अब 11th सेंचुरी में आप चाहे राजा भोज को रख लें, चाहे आप चंदेल वंश को रख लेना चाहें, चाहे दोनों तीनों को रख लेना चाहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक एक करके देख लेते हैं ग्वालियर की शैली या ग्वालियर के मंदिर। एक मंदिर दिया हुआ है आपको वहां पर, तेली का मंदिर साहब जी। ठीक, खास बात यह है किसके द्वारा बनवाया गया है तेली का मंदिर। बहुत ही फेमस नाम कहलाता है मिहिर भोज। बिल्कुल नहीं भूलना, कभी को पूछ दिया जाएगा कि किसके द्वारा बनवाया गया, बोले साहब जी मिहिर भोज। कौन सी शताब्दी कहलाता है? बोले साहब जी लगभग 9वीं शताब्दी कहलाता है। ठीक बात है। सास बहू मंदिर सेम ग्वालियर होने वाला है, बन जाएगा अपन को। इसी टाइम पर हम देखेंगे कि मिड रेंज हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि अभी बहुत अधिक विशालकाय नहीं बने हैं। केवल मंदिर की जो मेन बिल्डिंग है हमने उस पर फोकस किया है। अब इसके जो चारों ओर सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर बनने वाला है अपन ने उस पर फोकस नहीं किया हुआ है। इस बात को समझ रहा था। ठीक है, तो ये वो दौर करके कहलाता है। 11वीं शताब्दी आते आते ये बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। और भी कुछ मंदिर देख लें। विदिशा का ग्यारसपुर का मंदिर, माला देवी मंदिर के नाम से अपन उसको जानते हैं। विदिशा के ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर, ये एक महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा आपसे इस पे? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होगा, माला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे शहरों के नाम। क्या बताएंगे साहब जी? विदिशा वाला आप बता देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं सीधी जिला। सीधी, सीधे साधे भगवान कौन से साहब जी? बोले साहब जी भगवान शंकर शैव। सीधी जिले में एक बहुत ही खास शैव संप्रदाय सीधी और जबलपुर जिले के लिए जाना जाता है। ये पूछ देगा आपसे, मत मयूर संप्रदाय। पहली बात तो 10वीं 11वीं शताब्दी में जबलपुर से लेके सीधी सिंगरौली तक का जो पूरा क्षेत्र था आपने उसको डाहल मंडल कर रखा है। डाहल मंडल या दाहल मंडल के नाम से हमने उसको जाना हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर शैव संप्रदाय था। शैवों में भी जो विशेषकर देखने के लिए मिलेगा कौन सा वाला संप्रदाय? मत मयूर संप्रदाय हुआ करता था। 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, बोले साहब जी मत मयूर दिए गए 4 ऑप्शनों में से किस संप्रदाय के अंतर्गत आता? तो क्या बताना पड़ेगा आपको? साहब जी शैव के अंतर्गत आता है। बोले साहब जी ये कहाँ पर फेमस रहा? तब आप बताएंगे डाहल मंडल में रहा, जबलपुर हो गया, कटनी वाला क्षेत्र हो गया, सीधी तक का ये क्षेत्र हो गया। ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे साहब जी। ठीक, तो वहां पर भी एक बहुत ही खास टेम्पल हमको देखने के लिए मिलता है शैव संप्रदाय का, भगवान शिव जी का। हालांकि वो मत मयूर संप्रदाय से रिलेवेंट माना जाता है। तो ये चीज हो गया साहब। और आगे बढ़ जाइए। अगला जो स्वरूप देखने के लिए मिलेगा वो हमको मिलेगा 64 योगिनी मंदिर साहब जी। विशेषकर चंदेल काल के बारे में हम बात कर लें, कुछ खास मंदिर चंदेल कालीन मंदिर। हालांकि 64 योगिनी मंदिर के बारे में आप जान लें कि सबसे पहला जो 64 योगिनी मंदिर कहलाता है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में 3 से 4 64 योगिनी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध कहलाते हैं। जो आप फोटो इस समय देख पा रहे हैं ये मुरैना वाला 64 योगिनी मंदिर है, जो कि काफी चरमोत्कर्ष कहलाता है मंदिर का। बाकी सब इसके कंपैरेटिव में ही छोटे देखने के लिए मिलेंगे, अलंकरण वगैरह कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बाद में बना हुआ था। ठीक है, यदि हम बात करें 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश के 3 64 योगिनी मंदिरों के बारे में ध्यान रखना था। कौन कौन से हैं? चलिए, सबसे प्राचीन कौन सा कहलाया? सबसे प्राचीन कहलाता है खजुराहो का। ठीक, कौन सा वाला? खजुराहो का। ये 6th सेंचुरी का कहलाता है। पहली बात तो ये दिमाग में रखना, खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर सबसे प्रारंभिक मंदिरों में से कहलाएगा साहब जी। बाकी मंदिर जो होंगे वो बाद के वाले कहलाएंगे साहब जी। तो सबसे पुराना यदि कभी को आपसे पूछ दिया जाए तो कौन सा आप बताओगे? उस चीज को आप वहां पर बता देने वाले हो
खजुराहो का मंदिर साहब जी। ठीक, खजुराहो में बना हुआ 64 योगिनी का मंदिर, ये फर्स्ट कहलाएगा साहब जी। ठीक, दूसरे नंबर पर हम बात करें तो कहलाता है जबलपुर भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी जो है, योगिनी संप्रदाय से यानी कि शाक्त संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। नाम के लिए अपन कहा जाता है उसको 64 योगिनी मंदिर। महत्वपूर्ण बात यह है, जरूरी नहीं है कि जो 64 योगिनी मंदिर हो वहां पर 64 ही प्रतिमाएं हों। पूरे भारतवर्ष में आपको देखने के लिए मिलेगा, विशेषकर पूर्वी भारत के संदर्भ में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उड़ीसा इत्यादि वगैरह। तो जरूरी नहीं है 64 ही प्रतिमाएं। फॉर एग्जाम्पल, जबलपुर भेड़ा घाट यानी डाहल मंडल का 64 योगिनी मंदिर के बारे में यदि हम बात करें तो वहां 64 मूर्तियां नहीं हैं, 81 मूर्तियां हैं, लेकिन नाम फेमस क्या है? 64 योगिनी मंदिर साहब जी। ठीक है, शाक्त संप्रदाय से संबंधित है, तंत्रवाद से संबंधित है, तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित है, ऐसा पूछ लेगा। कभी को कहेगा तंत्रवाद के लिए या तांत्रिक क्रियाओं की शिक्षा देने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी कहलाती थी? तो एक जबलपुर वाली कहलाती थी 64 योगिनी मंदिर, जबकि दूसरे के संदर्भ में हम देखें तो ये वाली कहलाती है। जबकि सबसे पुरानी वाली कब देखने की बात करें तो ये कहलाएगी। ठीक है, तो नंबर 1 खजुराहो, नंबर 2 जबलपुर, नंबर 3 के बारे में हम यदि बात करें तो वो ये कहलाता मुरैना का साहब, जो कि आप इस समय सामने देख रहे हैं। कुछ बातें और भी थोड़ी सी ध्यान रख लेनी चाहिए। पहली बात, खजुराहो वाला जो 64 योगिनी मंदिर बनाया गया वो चंदेलों ने नहीं बनाया, चंदेलों से भी 300-400 साल पहले से वह मंदिर बना है। इस बात को समझिए, उनके टाइम पर उसका केवल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, यानी कि वो मंदिर का मेंटेनेंस हुआ था, टूट रहा था या नष्ट हो रहा था तो उसके लिए उन्होंने सहायता की थी साहब जी। उनने बनवाया नहीं था, निर्माण नहीं करवाया था। निर्माण तो चंदेल वंश आने के भी 300-400 साल पहले ही हो चुका था, यानी ये क्षेत्र उसके लिए विशेष तौर पर जाना जाता रहा है। इवन आप अगर गौर से देखेंगे कि साहब मध्य प्रदेश में 64 योगिनी टेम्पल या योगिनी टेम्पल के बारे में एक पॉइंट आपका ये बन गया साहब जी। और आगे बढ़ोगे तो एक पॉइंट आपका ये बन गया, यानी कि खजुराहो। ये हो गया मुरैना वाला क्षेत्र, पिंड मुरैना। ये हो गया आपका खजुराहो वाला क्षेत्र। ये हो गया, और आगे बढ़ोगे तो जबलपुर वाला क्षेत्र। ये और आगे बढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ वाला, और आगे बढ़ोगे तो उड़ीसा वाला। अगर आप गौर से देखो तो एक पूरा पूरा टेढ़ा तीर बनने वाला था ये, विशेषकर योगिनी संप्रदाय। और नहीं तो फिर आप कामाख्या मंदिर की ओर जाओगे, असम की ओर जाओगे, ऐसी सीरीज बनती है, इस बात को समझिएगा। क्लियर बात है ये? चलिए नेक्स्ट। तो 3 टेम्पल आपको ध्यान रखने, इन 3 में से कहीं ना कहीं से प्रश्न आपको बनेगा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में बात करें। पहला क्वेश्चन ये बनेगा साहब जी, खजुराहो वाला 64 योगिनी का मंदिर चंदेल काल का है या चंदेल पूर्व काल का है? तो अपन क्या बताएंगे? चंदेलों से पहले का है साहब जी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर साहब जी, उसके बारे में यदि आपसे पूछेगा, इनकेस यदि घुमा करके टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो सब कितनी प्रतिमाएं, तो साहब 81 प्रतिमाएं अपन बताएंगे। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, विशेषकर हम बात करें कि इस मंदिर में, जबलपुर वाले मंदिर में बीचों बीच में हमको शिव पार्वती जी की प्रतिमा और मंदिर देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। क्लियर बात है? ये जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर है, पूरा का पूरा एक राउंड शेप में बना हुआ है। राउंड शेप में बीचों बीच में टेम्पल है, ये वाला टेम्पल है। इसको एक खास नाम से जाना जाता है साहब जी, पूछ देगा आपसे, गौरी शंकर मंदिर के नाम से पूछ देगा आपसे। ठीक, तो ये जो बीच वाला टेम्पल है, ये जो बीचों बीच में बना है, इसको क्या बोलेंगे? गौरी शंकर मंदिर। ठीक है, जबकि ये जो बीच गोला बना हुआ है ये कहलाता है 64 योगिनी का मंदिर साहब जी। पहले 64 योगिनी का मंदिर था, बाद में बनाया गया है शिव पार्वती मंदिर। इस बात को ध्यान रखना साहब जी। क्लियर चीज है ये? ठीक, दूसरी बात, ये जो मंदिर बनाया गया है बिल्कुल बीचों बीच में नहीं बनाया गया है। शिव पार्वती मंदिर है, कभी को आप गौर से देखें तो बिल्कुल सेंटर लाइन नहीं है। उसकी वजह और कहानी लंबी है, इसलिए अभी नहीं बता रहे साहब जी। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इसके चारों तरफ ऐसी मूर्तियां हैं, बता दी साहब जी आपको। प्रतिमाएं हैं कितनी? बोले साहब जी 81। ठीक है, योगिनियों की शाक्त संप्रदाय में अलग अलग शाक्त संप्रदाय रहे हैं, कोई 81 मानता है, कोई 63-64 मानता है, कोई कुछ मानता है। ठीक है, तो अभी वो आपके लिए विषय उतना नहीं है, वरना अकेला केवल योगिनी संप्रदाय पर पूरी की पूरी एक क्लास हो सकती है। सच बात तो ये है। जो आप मूर्तियां देखेंगे तो वहां पर ऐसी मिलेंगी, अगर आप गौर से देखें तो नंबरिंग लिखा होगा यहाँ पर, यहाँ पर इस प्रकार से नंबरिंग लिखा होगा। यदि आप देखेंगे ना 13th नंबर की है, बहुत सारी टूट गई हैं।
बहुत सारी खंडित अवस्था में हमको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ये देखने के लिए मिलेगा आपको। तो 1 2 3 4 करके ऐसे सीरीज पूरी पूरी चलेगी और पूरा पूरा राउंड शेप चलने वाला है। राउंड शेप में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप इस समय सामने देख पा रहे हैं। ये है राउंड शेप। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। वेरी फर्स्ट पॉइंट, जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर कहां पर है? बोले साहब जी भेड़ाघाट, जो कि किस जिले में आता है? बोले साहब जी जेबीपी में आता है, जबलपुर में आता है। प्राचीन नाम आपने क्या कहा? बोले साहब जी डाहल मंडल। कभी डाहल ही बोलते, कभी दाहल भी बोल दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। किस संप्रदाय के लिए वैसे फेमस था? बोले साहब जी शैव। बाद में शैव तथा शाक्त दोनों ही लगभग एक मिलजुल जाएंगे। नेक्स्ट, ये जो मंदिर बनवाया गया ये किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है? तो ध्यान रखना कलचुरी। ठीक है, जबलपुर का कलचुरी वंश, चेदी वंश के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरी बात, यदि आपसे कहा जाए कि किस शासक के द्वारा बनवाया गया है, तो उस बात का नाम का ध्यान रखना साहब जी, उनका नाम है दैट इज युवराज, या युवराज देव भी करके मिलेगा या युवराज करके भी मिलेगा, आपको बन जाएगा साहब जी। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, अपने आप में गलती नहीं होनी चाहिए अपन को वहां पर बिल्कुल भी। तो ये कुछ खास पॉइंट है। युवराज देव वही है जिनके टाइम पीरियड में आप पाते हैं कि साहब राजशेखर उनकी सभा में निवास करते थे। उनके ऊपर किताबें लिखी हुई साहब जी, चाहे काव्य मीमांसा हो चाहे विद्याशाल भंज का हो। युवराज का आपको हमने पिछली क्लासेस में कोड भी बता चुके। कोड क्या है आपका? युवराक से ध्यान रखोगे। जब अपन ने चंदेल और चोल और ये पढ़ा हुआ था, कलचुरी वगैरह पढ़ा हुआ था, तब आपको ये पूरा पूरा बताया था। युवराक क्या याद से क्या है? बोले साहब युवराज है। ठीक है, युग फॉर युवराज करके हो जाने वाला है। क्लियर? कलचुरी वंश के होने वाले हैं। इनके दरबार में ही कौन रहते थे? बोले साहब जी रासे राजशेखर रहते थे। हमने कहा बिल्कुल नहीं भूलना। पहले कन्नौज में रहते थे राजशेखर, कन्नौज वाली सभा में थे। ठीक, राजशेखर ने 2 किताबें लिखी हैं, दाएं एंड बाएं। का से काव्य मीमांसा लिखी हुई है, वहीं वा से बात करें साहब जी वो विद्याशाल भंजिका है। ठीक, इसके साथ साथ इनको यानी युवराज को राजशेखर ने 3 उपाधियां दी थी, सम्मानित किया है, या 3 नामों से उनको पुकारा है। इस बात को ध्यान रखना। वो कौन से ऐसे 3 नाम हैं, उसका कोड क्या है? त्रिकलिंग। ठीक है, तो त्रिकलिंगाधिपति। ठीक, त्रिकाऊ आपका कोड है, त्रिकाऊ। ठीक है, त्रिकाऊ। त्रि से त्रिकलिंगाधिपति है, का से कलचुरी एंड केयूर वर्ष करके उनको कहा गया है। ऊ से उज्जैन के विजेता, उज्जैनी भुजंग। ठीक है, नॉर्थ में अपन उसको कहेंगे भुजंग, साउथ में अपन उसको कहेंगे कौंड। तो जो वातापी को जीतेगा तो वातापी कौंड, जो बादामी को जीतेगा तो बादामी कौंड। ऐसे करके टाइटल चल रहे थे राजपूत काल में, अपन पढ़ते हैं। इन बातों को थोड़ी सा ध्यान रखना। इतने के बीच में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका होने वाला है, इससे बाहर नहीं होने वाला, ये बिल्कुल तय बात मान के चलिए आप। क्लियर है? तो अपन समझ गए कॉन्सेप्ट। ठीक, कौन सी शताब्दी का लगभग कहलाता है? 10वीं 11वीं शताब्दी का ये टेम्पल कहलाता है। परवर्ती काल में भी इस टेम्पल में संशोधन कुछ ना कुछ होते रहे, कुछ चीजें एड ऑन की जाती हैं, बट मोटे तौर पर यदि बात करें तो मूल रूप से उस जमाने में ये बनाया गया था साहब। क्लियर है? तीसरा जो आपका मंदिर कहलाने वाला है वो कहलाता है आपका मुरैना वाला, मुरैना का टेम्पल। ये सबसे फेमस मूर्ति करके कहलाती साहब। ठीक है, तो तीसरा 64 योगिनी मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि साहब हमारा जो संसद भवन है वो उसके स्ट्रक्चर में ही बनाया गया था। ओल्ड वाला, पुराना वाला जो संसद भवन है लुटियंस की दिल्ली, और उनके द्वारा जो बनाया गया था वो उनके माध्यम से बनाया गया था, इस डिजाइन को कॉपी किया था। ठीक है, कुछ कहते नहीं, जबलपुर वाले मंदिर को कॉपी करके बनाया गया था। तंत्रयान की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कहलाती थी, शाक्त संप्रदाय की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कहलाती थी। गौर से देख पा रहे हो, पहाड़ी में ऊंचाई पे बना हुआ, ये सीढ़ियां बनी हुई जाने के लिए। ठीक, सेंट्रल लाइन अलग है और चारों तरफ योगिनियों की प्रतिमाएं हैं, पूजा इत्यादि वगैरह हर कार्य के लिए अलग अलग पूजा पाठ इत्यादि हमको देखने के लिए मिलता है।
इन बातों को थोड़ी सा देख लेना था। बहुत ही ऊंचाई पर ये बना हुआ है, ठीक। दो दो तीन तीन नामों से जाना जाता है। पूछा जाएगा साहब ये शत्रु महादेव टेम्पल किसको कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है। क्लियर। तो समझने वाली बात है। बोले साहब जी इसकी डिजाइन पर ही क्या बनाया, बोले ओल्ड संसद भवन मध्य प्रदेश के किस टेम्पल की डिजाइन पर बनाया गया था। मुरैना। मुरैना में भी बोले साहब मितावली वाला करके क्षेत्र कहलाता है। लोकल नेम क्या है, बोले साहब मितावली। जिला कौन सा, बोले मुरैना। ऐसे करके ध्यान रखना। बोले साहब जी नया वाला जो संसद भवन बनाया है, ये भी बड़ी अद्भुत बात है कि वो भी माना जाता है कि मध्य प्रदेश के खास टेम्पल की डिजाइन पर बेस्ड है। वो कहलाता है विदिशा का टेम्पल। बहुत ही फेमस टेम्पल कहलाने वाला था। ठीक है, विजय मंदिर करके भी इसको कहा जाता है। अभी माला देवी मंदिर आपने देखा जैसे बगल वाला है, उसके आधार पर तो जो प्रोजेक्ट विस्टा है, जो नया वाला संसद भवन बना है, वो भी मध्य प्रदेश का टेम्पल की डिजाइन है। और उसके पहले वाला बना है वो भी क्या है, मध्य प्रदेश के टेम्पल। ये वाला मंदिर लगभग आपको 13-14 सेंचुरी में देखने के लिए मिलता है, यानी ये चरमोत्कर्ष है, बहुत बाद में देखने के लिए मिलेगा। तो पुराना, बाद का, सबसे बाद का, बात क्रिस्टल क्लियर अपन को बन जाएगा अपन को ये। तो चंदेलों ने भी योगदान दिया, लेकिन आसपास के जो सराउंडिंग टाइम पीरियड के जो डायनेस्टियां थे उन्होंने भी योगदान दिया, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंदेल कालीन जो प्रमुख मंदिर हैं, एक नजर उस पर मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहां से भी आपको आता है, राजपूत कालीन कला के रूप में पूछ दिया जाएगा साथी। चंदेल वंश, चंदेल वंश के द्वारा निर्मित किए गए प्रमुख मंदिर, अलग अलग इसको कैटेगरी में बांटा जाता है साहब। बोले साहब पश्चिमी शैली के, या पश्चिम में स्थित मंदिर, पूर्व में स्थित मंदिर, ऐसे नामों से जाना जाता है। जो केंद्र रहा ऐसा माना गया है खजुराहो, पर बहुत से और भी प्लेसेस हैं जो चंदेल वंश के क्षेत्र में आते थे, वहां पर भी हमको टेम्पल मिले हैं। अब वो चाहे पन्ना वाला क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो साहब, हमको वहां पर टेम्पल मिले हैं। हालांकि इसका जो संकेंद्रण है वह कहलाता कहाँ, खजुराहो। खजुराहो कोई खरजूर वाहक, सोने के दो वृक्ष, एंट्रेंस गेट इत्यादि के नाम से अपन जानते सभी। ठीक। खजुराहो के टेम्पलों के बारे में कहा जाता है कि लगभग 185 टेम्पल समथिंग कुछ थे। आज वर्तमान में बोले साहब जी 24-25 के आसपास अपन को मिलते हैं, टूटी फूटी अवस्था में है मैक्सिमम उनमें से। बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि ठीक ठाक हैं साहब। ठीक है। खास बात यह है कि विभिन्न धर्मों के हमको यहाँ पर, या संप्रदायों के हमको टेम्पल मिलेंगे। शैवों के भी मिलेंगे, वैष्णवों के भी मिलेंगे, शाक्तों के भी मिलेंगे, जैनों के भी मिलेंगे। बौद्ध मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन बौद्ध प्रतिमाएं जरूर मिली हैं चंदेल कालीन, इस बात को ध्यान रखना। बौद्ध मंदिर खजुराहो में नहीं मिला है, लेकिन बौद्ध प्रतिमाएं चंदेल कालीन हमको मिली हैं। तो मंदिर पूछा जाए तो बौद्ध के अलावा बाकी बताओगे, बोले हाँ सर जी जैन भी है। शाक्त का आपने चौथड़ योगिनी देख ही लिया था जी। ठीक है। शैव देख लिया अपन ने, अभी पढ़ेंगे आप। वैष्णव संप्रदाय के मंदिर आप पढ़ेंगे तो ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर बात है। तो चंदेल कालीन मंदिर, ये जो मंदिर बनाए गए हैं, इसमें समझने वाली बात है कि किस पत्थर से बनाए हैं। दो पत्थरों से बनाए हैं। एक कहलाता है साहब जी ग्रेनाइट, स्लेटी वाला पत्थर, और दूसरा कहलाता है चुनार का लाल बलुआ पत्थर। यही वजह है कि हमें उसका जो रंग है वो देखने के लिए क्या मिलेगा, लाल, रेडिश देखने के लिए मिलता था। ठीक। सबसे फेमस कुछ मंदिर हैं, उनके बारे में भी अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जिस पर क्वेश्चन आने की संभावना बनती है साहब। ऐसे कौन कौन से, द वेरी फर्स्ट कंदरिया महादेव मंदिर। बहुत अधिक संभावना होती है कि इस टेम्पल के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बोले महादेव का है, यानी कि शैव मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट, कंदरिया, कंदरा का डिजाइन है, जैसे कि बाबा बर्फानी हमको देखने के लिए मिलता है, अमरनाथ की गुफा हमको देखने के लिए मिलती है, कि साहब यहाँ पर जो मंदिर है या जो भगवान जी हैं, जो शिवलिंग है वो गुफा के अंदर है। ठीक। टेम्परेचर जब डाउन होता है तो वहाँ ऑटोमेटिक शिवलिंग बन जाता है।
कुछ उस स्ट्रक्चर, कुछ उस मॉडल पर इसको बनाया गया है। यानी कि मंदिर का जो डिजाइन बनाया गया है वो कंदरा की तरह, यानी गुफा की तरह, केव की तरह बनाया गया है। अंदर जो शिवलिंग स्थापित किया गया है वो व्हाइट कलर का संगमरमर का शिवलिंग स्थापित किया गया है। ये बिल्कुल ऐसा आभास देता है जैसे कि ये बिल्कुल कौन सा वाला मंदिर है, बोले साहब जी वहां वाला है, बाबा बर्फानी अमरनाथ का मंदिर। क्लियर बात है। कंदरिया महादेव मंदिर का मान लीजिए निर्माता का नाम आपसे पूछा जाए कि किस शासक के टाइम पर हुआ था, तो आपको बताना है साहब जी विद्याधर, विद्याधर के टाइम पर इसका निर्माण हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। खजुराहो में जो मंदिर बने हैं उनमें से मैक्सिमम जो मंदिर हैं उसका निर्माण करवाया है धंग ने। बात क्लियर है। लेकिन यदि कहा जाए कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तब आपको क्या बताना है, बोले साहब जी विद्याधर। क्लियर बात है, इसमें गलती नहीं करना। किस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या आंसर लगाना समझ लो। मैक्सिमम मंदिर तो बोले साहब जी धंग। कंदरिया महादेव मंदिर स्पेशली बोले साहब जी विद्याधर। विदा भी जिसको कहा गया है, विशेषकर तुर्क जो साहित्य है उसमें इस नाम से जाना जाता था। ठीक है। एक बहुत ही खास प्रकार की शैली का ये मंदिर कहलाता है जिसको कहा जाता है सप्त रथ शैली। 20 प्रकार की शैलियां मैंने आपसे कही हैं। अभी तक आपने पंचायतन शैली सुना, नागर शैली में ही। यहाँ पर यही बात की जाए तो ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये सप्त रथ शैली में बना हुआ है। महत्वपूर्ण हो जाता है ये अपने आप में। पूरे खजुराहो में जितने भी मंदिर बने उसमें वास्तुकला की दृष्टि से सबसे सुंदर कहलाता है साहब। ठीक, ना केवल मंदिर के इंटीरियर पे बहुत वर्क किया है बल्कि जो उसका बाहरी क्षेत्र है, उसकी जो बाहरी दीवारें हैं उन सब पर भी बहुत वर्क किया है। खास बात यह है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहां पर कोई एक आध और बाहर प्रतिमापन बना देते। यानी बाहर इतना वर्क किया है, इतना वर्क किया है, इतना वर्क किया है कि एक आध इंच की भी जगह नहीं बची है कि कुछ नया डिजाइन भी आप वहां पर उकेर सकें। पॉइंट वन। पॉइंट नंबर टू, बाहर ढेर सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, बहुत सारी विभिन्न मुद्राओं में बनाई गई हैं। उसको आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा उस प्रतिमाओं की विशेषता क्या है। उन प्रतिमाओं की जब कभी को मान लो आपसे इंटरव्यू में पूछे कि उन प्रतिमाओं की विशेषता क्या है, तो मैक्सिमम लोग गलत जवाब देते हैं। बोले सर एक्चुअली ना वो रति अवस्था में प्रतिमाएं बनाई गई हैं। ऐसा कुछ भी जवाब नहीं देना है, या कभी को कोई क्वेश्चन आए तो ये बात कभी नहीं कहनी है। ये कोई विशेषता, विशिष्ट वाली सबसे टॉप क्लास विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं तो फट से निकल जाए इंटरव्यू में आपकी जुबान से। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। ऐसी क्या बात है वहां पर, ऐसा क्या खास है, इस चीज को आप समझ लीजिए। वहां पर जितनी भी प्रतिमाएं बनाई गई हैं पूरे खजुराहो के मंदिरों में, खासकर विशेषकर हम बात करें यहाँ पर कहाँ, कंदरिया महादेव में, जो प्रतिमाएं पहली बात तो बहुत अधिक संख्या में है सभी। एक आध इंच भी कोना खाली नहीं छोड़ा है। जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं वो चलायमान अवस्था में है, मोबिलाइज्ड है। यानी जब आप उनको देखो तो कोई भी प्रतिमा क्या है, स्टेबल नहीं है कि बिल्कुल ऐसे सीधी बना दी गई हो, वो मूविंग पैटर्न पर है। यानी कि जैसे कि आप फोटो खींचते हो मोबाइल से, अपने कैमरे से अपने फोटो खींचते हो, तो जब कोई चलता फिरता रहता है तब उसकी फोटो खींचना, उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। वहीं से कहा रुको जो तुम्हारी फोटो खींचनी है ऐसे हो जाओ, बिल्कुल व्यक्ति एक आर्टिफिशियलनेस आ जाती है। बस यही अंतर होता है। तो चलायमान का मतलब है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ रेगुलर कोई चीज हो रही है, कोई कार्य कर रहे हैं साहब जी, उस अवस्था को ही उकेर दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात थी। इसलिए कहा जाता है कि मूर्तियां ऐसा लगता है कि बिल्कुल जीवंत अवस्था में है, जबकि इतना समय हो गया, सैकड़ों वर्ष हो गया, हजार वर्ष के लगभग टाइम हो चुका है, इतना कुछ नष्ट हो चुका है, पॉलिशिंग जा चुकी है। ठीक है, हजार साल से धूप पानी इत्यादि वगैरह पड़ रहा, उसके बावजूद इतना सुंदर अभी लग रहा है। तो उस जमाने में कैसा लगता होगा। तो उसकी विशेषता क्या है, बिल्कुल वो चलायमान पैटर्न में मूर्तियां हैं, यह उसकी सबसे सुंदर विशेषता होती है। ऐसी मूर्तियां, ऐसी पेंटिंग को बना पाना कला की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठतम, सबसे कठिनतम कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो कभी को पूछा जाए उनकी विशेषता क्या है, तो उनका चलायमान होना है, मोबिलाइज्ड होना है साथ ही, ना कि उठपटांग जवाब देना चाहिए आपको। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं साहब जी विभिन्न मंदिरों में। चंदेलों का एक बहुत ही खास प्रतीक चिन्ह था, पूछा कि साहब जी शेर से लड़ते हुए राजा। इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह हमको देखने के लिए मिलते, ये राजकीय चिन्ह हुआ करता था। लगभग सभी मंदिरों में हमको देखने के लिए मिलता है, आप इस बात को ध्यान रखना। कंदरिया महादेव मंदिर के अलावा हम बात करें तो 64 योगिनी मंदिर, हालांकि वो पुराना है, उसका मेंटेनेंस हुआ था। ठीक है, रीस्ट्रक्चर्ड किया गया था उस चीज को।
पहली बार नहीं बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विश्वनाथ मंदिर है यहाँ का बहुत ही फेमस, चतुर्भुज मंदिर करके कहलाएगा साहब जी। एक जो टेम्पल आपका आने वाला है वो क्वेश्चन ये होगा, आप क्वेश्चन से उसको समझ लीजिए, कि आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि चंदेल वंश के द्वारा सबसे पहला मंदिर कौन सा बनवाया गया था जो आज भी प्राप्य है। ऐसा कौन सा टेम्पल है जो कि चंदेलों के द्वारा सबसे पहले बनवाया गया था, या दिए गई सूची में सबसे पुराना टेम्पल कौन सा करके कहलाता है, ऐसा करके पूछ लेगा साहब जी। पूछ चुका है, हालांकि इस पैटर्न पे नहीं पूछा है जिस पैटर्न पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ध्यान रखने वाली बात है। उसका नाम है मातंगेश्वर टेम्पल। क्या नाम है? मातंगेश्वर टेम्पल। ये सबसे पहला मंदिर कहलाता है चंदेल काल का। यहां से ही चंदेल कालीन वास्तुकला की शुरुआत प्रारंभ माना जाता है। अभी तक इस क्वेश्चन को कैसे पूछा गया वो भी आप जान लो, और आपसे कैसे पूछा जाएगा वो मैंने बता दिया। अभी तक ये पूछा गया सिर्फ इतना, बोले मातंगेश्वर मंदिर कहाँ पर है, 4 ऑप्शन, इतने ही में गच्चा खा जाते हैं कई। जहां तक स्टेट सर्विसेज 2024 समथिंग कुछ में आया था ये क्वेश्चन, और उसके पहले और भी कुछ एग्जाम है, एडीजी का एग्जाम था या एआर का एग्जाम था, उसमें आया था, और भी कई बार आया है कि मातंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित था। क्लियर है? अगर स्पेशली सब्जेक्ट बेस्ड पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये होने वाला है कि चंदेल कालीन वास्तुकला का प्रारंभ इनमें से किस मंदिर से होता है। ऑब्वियसली पहले मंदिर से होता है, फर्स्ट कहाँ, ये वाला। क्लियर है? या फिर दूसरा अगर ऑप्शन दे दिया जाए 64 योगिनी मंदिर, क्योंकि वो चंदेलों से पहले का है, तो कुछ वहां से अपन ने लिया, कुछ अपने तरफ से अपन ने एड ऑन किया। लेकिन अगर चंदेलों के द्वारा बनवाए गए मंदिरों में बात करें कि साहब उन्हीं ने बनवाया हो और सबसे पहला, तो क्या बताओगे आप? मातंगेश्वर मंदिर करके बताओगे। क्लियर बात है? जो कि खजुराहो में स्थित है। बन जाएगा अपन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर साहब, खजुराहो में स्थित एकमात्र सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, चित्रगुप्त मंदिर। ठीक, चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माता किसको माना गया? बोले साहब जी गंडदेव को माना गया है इनके द्वारा। सन टेम्पल, यानी सूर्य भी एक संप्रदाय हुआ करता था, ये आप जानते हैं। सूर्य मंदिरों के बारे में क्लास में आपको पढ़ाया गया है, हो चुका है इस विषय पर अपनी क्लास। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ओसिया का सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित कहलाया साहब जी? ओसिया का सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है। ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? हो चुका है साहब जी। ठीक है, मुल्तान का सूर्य मंदिर, M4 आपका जिसका कोड था, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। पिछली क्लास में जब आपने अभी 2 दिन पहले पढ़ा, कश्मीर के राजवंश पढ़ा, तो वहां का सूर्य का मार्तंड मंदिर पढ़ा। ध्यान रखना, सूर्य के नाम अलग अलग क्षेत्रों में मंदिरों को अलग अलग दिए गए हैं। उड़ीसा वाले में जहां अपन कोणार्क नाम देंगे तो पता चला कि मुल्तान वाले में अलग नाम देंगे, कश्मीर वाले में अपन मार्तंड नाम देंगे। उसकी वजह थी, ठीक है, उसकी एक खास वजह हुआ करती थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें खासकर चंदेल काल के बारे में, तो कौन सा कहलाता है? ये वाला कहलाएगा चित्रगुप्त मंदिर। ऐसा नहीं है कि इसके पहले एमपी में सूर्य मंदिर नहीं थे। बहुत अच्छे से आपने मंदसौर प्रशस्ति के बारे में पढ़ा हुआ है, वत्स भट्टी या वसुल के बारे में पढ़ा हुआ है साहब जी। सूर्य मंदिर के लिए ही दान दक्षिणा इत्यादि दी थी, गुजरात लाट प्रदेश से बुनकर आए थे। हो चुका है कि नहीं हो चुका ये सब क्लास में? ठीक, तो यानी वो प्राचीनतम मंदिर हैं। तो काफी पहले से लेकर के चंदेल काल तक आपको सूर्य पूजा के कई एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं। विशेषकर 16वीं शताब्दी तक आपको सूर्य पूजा के एग्जाम्पल साफ सुथरे तौर पर देखने के लिए मिल जाते हैं, इतिहास तक में, साहित्य तक में। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जैन मंदिर भी है यहाँ पर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ये देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि पार्श्वनाथ जी और आदिनाथ जी को आमने सामने दिखाया गया है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, या तो पार्श्वनाथ ही मंदिर उन पर ही फोकस है, या तो आदिनाथ पर ही फोकस है। अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? आमने सामने प्रतिमाओं को एक साथ देखने के लिए मिलती है। बाकी जगह देखने के लिए नहीं मिलता है, बहुत ही रेयरेस्ट होता है। उसकी वजह आपको बता दूं, यहाँ पर ये 2 मंदिर हैं। एक पुराना प्राचीनतम मंदिर है, उसके भग्नावशेषों पर ही बाद में पार्श्वनाथ मंदिर बनाया गया था।
यानी पुराना वाला मंदिर जो है उसके ऊपर ही एक मंदिर बनाया गया था। दैट्स द रीजन कि हमको उसका स्ट्रक्चर ऐसा देखने के लिए मिलता है। हालांकि इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपकी केवल जानकारी के लिए हमने बता दिया साहब। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट, अगला जो हम देखेंगे, मूर्तियों के मान लीजिए नाम आपसे पूछे। चंदेल वंश में जो मंदिर बने हैं और मंदिरों की दीवारों पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं, तो मूर्तियों के नाम आपसे देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। वेल एजुकेटेड फीमेल की मूर्ति, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो बोले साहब ऐसी मूर्तियां हमको, या साक्षर महिला या शिक्षित संस्कृत महिला की मूर्ति हमें किस मंदिर में या कहाँ के मंदिरों में देखने के लिए मिलती है? तो खजुराहो के। बाकायदा विधिवत हाथ में एक टैबलेट सी या कॉपी सी लिए हुए और कुछ लिखते हुए ऐसा उनको दर्शाया गया है साहब, इस बात को समझना। तो साक्षर महिला की मूर्ति, अप्सरा की मूर्ति, ऐसे बहुत सारे हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो साक्षर महिला पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ी सा एक नजर रख लीजिएगा साहब जी। ये चंदेल कालीन प्रमुख कुछ मंदिर हैं जिन पर क्वेश्चन आ सकते हैं साहब। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। जो 64 योगिनी मंदिर मुरैना वाला है, उसमें ध्यान रखना कच्छप शासक देवपाल थे, कच्छप घात वंश के शासक थे देवपाल, उनके द्वारा बनवाया गया था। इनकेस पूछते हैं शासक का नाम, तो हालांकि संभावना अभी कम है, एक आध साल ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यह मध्य प्रदेश में कुछ विशिष्ट मंदिर। इसके बाद में अपन आगे बढ़ जाते हैं और भी राजपूत डायनेस्टियों के द्वारा जो बनवाए गए मंदिर हैं उन पर बात कर लें, या उस काल के मंदिरों पर हम बात कर लें। राष्ट्रकूट वंश पर क्वेश्चन आता है आपको, हालांकि ले दे करके वो क्वेश्चन जो होने वाला है वो कहां पर से ही होगा, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर यहां पर होगा। किस काल का है? पहली बात तो बोल साहब जी राष्ट्रकूट। सभी मंदिर नहीं बता रहे कि एक एक लाइन से बता दें आपको, ठीक है, खास मंदिर बता रहे हैं आपको, ध्यान देने वाली बात है। एलोरा यानी कि ये वाला प्लेस लगभग लगभग कहलाया। कौन सा मंदिर साहब जी? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। सेम मंदिर एक तो यहां पर भी होगा, इसको कहा जाता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक, ये भी कैलाशनाथ मंदिर है, ये भी कैलाशनाथ मंदिर है। पॉइंट नंबर 1। जो अभी आपके काम की चीज है कि आप पूरे राजपूत डायनेस्टी के द्वारा बनवाए गए बिल्डिंग्स इत्यादि पूरे पढ़ें, कि वजह खास खास पढ़ लो, समय कम है आपके पास में। वो खास बात ये है कि एमपीपीएससी अल्टरनेट वे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछले बार ये पूछा था तो अगली बार ये पूछेंगे, उसके बाद अगली बार फिर ये पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे। पहली बात तो ये आप जान लो, आप गौर कर लेना, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। फॉर एग्जाम्पल एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज 2025 में क्वेश्चन पूछा है आपसे, थोड़ी सा घुमा करके पूछा है आपसे कि साहब जी ये बताइए कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो कि पल्लव वंश के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, वह किस शैली में है? तो शैली का नाम पूछ लिया था और अपने आप में टफ होने वाला है। उसको कहा जाता है राजसिंह शैली। ठीक है, राजसिंह किस राजा के नाम पे जाना जाता है? अगली बार ये पूछ ले। राजसिंह शैली किसकी है? नरसिंह वर्मन प्रथम की है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय की है? इतने में तो फंस जाओगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखने की चीज है आपके लिए, जब भी ऊपर वाले इसकी बात होगी तो इसका आंसर 1 होता है, और जब भी यहां नीचे वाले की बात होगी तो इसका आंसर 2 होगा। क्या समझे? नरसिंह वर्मन चारों ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में तो कम से कम दिया ही होता है, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन थर्ड, इस टाइप से करके दे देता है। साउथ वाला होगा कांची, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? कभी भी 2 होगा। ठीक है, उसका नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय या सेकंड करके जाना जाता है, जिसको राजसिंह शैली के नाम से जानते हैं। जबकि यहां पर पूछा जाएगा एलोरा वाला, इसका आंसर होगा कभी भी 1, उसका नाम होगा कृष्ण प्रथम साहब जी। क्या नाम होने वाला है वहां पर? कृष्ण प्रथम करके नाम होने वाला है, इसको पूछा जाएगा साहब, इस बात को ध्यान रखना। महत्वपूर्ण बिंदु बनाता है ये अपने आप में। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार से पूछ दिया जाएगा कि बोले साहब ये नॉर्थ उड़ीसा कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का
सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया था? लगभग लगभग जो पढ़ाई करके तैयारी करके जाते हैं वो इतने आंसर पर तो पहुंच जाते हैं कि इन 4 ऑप्शनों में से ये 2 आंसर तो नहीं होंगे। उनका संकट शुरू होता ही है कि 4 में से बचे जो 2 ऑप्शन उनमें से होगा। और आजकल जिस टाइप से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये होता है कि साहब जी एक ऑप्शन दिया होगा आपको वहां पर, बोले साहब जी नरसिंह प्रथम, दूसरा दिया होगा नरसिंह द्वितीय, इनमें से किसने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे इस बात को क्या ध्यान रखना, साउथ होगा तो उसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। किन किन परस्पेक्टिव में होगा इस पर बहुत डिटेल में क्लास हो चुकी है, अभी शॉर्ट में बात करते हैं। साउथ का आंसर क्या होगा? 2। नॉर्थ का आंसर कभी भी क्या होता है? 1 होता है साहब जी। तो यानी ये नॉर्थ में आ रहे हैं, इसके कंपैरेटिवली नॉर्थ है ना, ऐसा नहीं कि उत्तर भारत बोले यूपी बिहार, ऐसा नहीं करे, इसके कंपैरेटिवली इनके आंसर कभी भी क्या होंगे? प्रथम। यानी ये होगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ये होगा कृष्ण प्रथम, जबकि इनके बारे में बात करें तो ये कौन होंगे? बोले साहब जी नरसिंह वर्मन सेकंड। बहुत ही क्लोज हो जाता पढ़ने के दौरान में, कंफ्यूजन हो जाता, बोले साहब हमने नर्सिंग सेकंड भी पढ़ के गए हैं, काहे के लिए भूल गए, फर्स्ट भी पढ़ के गए हैं, काहे के लिए फिर भूल गए साहब जी। क्लियर बात है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा, आपका होमवर्क है दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र सूर्य मंदिर का नाम आप बताइए। कल आप बताएंगे किस काल में बना था, किसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, सुदूर दक्षिण में स्थित होना चाहिए, और वो कहाँ होना चाहिए? सुदूर दक्षिण में। कहाँ पर है वो मंदिर? एकमात्र सुदूर दक्षिण में साहब जी। खास बात है बोर्ड पर उसका आंसर लिखा हुआ है पर आपको दिखेगा नहीं अभी। आगे बढ़ते हैं, राजपूत डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे थे। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनकी बात होती है सर जी ऑप्शन दे दीजिए गरीबों को, उनमें से हम छांट लेंगे छान लेंगे। ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन लिखा हुआ है साहब। तो कुछ लोग कह रहे हैं साहब जी कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना? नहीं है, कोणार्क का सूर्य मंदिर दक्षिणतम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, और बोर्ड पर लिखा हुआ उसका आंसर था जी। सच बात तो ये है, अभी भी 2 मंदिर बहुत ही फेमस कहलाते हैं दक्षिण भारत के, 2 सबसे खास कहलाने वाले हैं। ठीक है, कांची का है, चलो ये बात तो सही है, ये तो चलो मान गए, इसलिए मैंने कहा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब बात आगे की क्या पूछी है भैया, किसके द्वारा निर्मित किया गया, किस डायनेस्टी के द्वारा, किस शासक के द्वारा बनवाया गया, ये बताओ, तब तो जाने हम आपको साहब। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अरसवल्ली, वर्ड ध्यान रखना, तैयार रहना। अरसवल्ली का सूर्य मंदिर, इन 2 में से किसी एक पर क्वेश्चन आएगा, अगर साउथ के पूछे गए आपसे तो बनना चाहिए। चलिए अभी फिलहाल में अपन कहाँ आ जाते हैं, अपन आ जाते हैं साहब जी राष्ट्रकूटों पर आ जाओ। चलिए, राष्ट्रकूटों के द्वारा शैव तथा वैष्णव, जैन, बौद्ध सभी प्रकार के मंदिर, गुहा इत्यादि वगैरह के निर्माण में योगदान दिया था, है ना? चलिए पहले इस पर बात कर लें, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। क्लास के एंड तक बता दीजिएगा आप लोग, जो आप लोग लाइव हैं क्लास में ना, क्लास के एंड तक बता देना। ठीक है, दक्षिण भारत का ब्लैक पैगोडा किसको क्या कहा जाता है, किसके द्वारा बनवाया गया था, इत्यादि इत्यादि करके अपन देखेंगे। ठीक है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जब आप उस बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि साहब साउथ में गहड़वाल डायनेस्टी क्या, क्यों, कैसा, इत्यादि बड़ा अजीब सा आपको लगेगा। आप गौर से देखना कि राजराजेश्वर मंदिर जो अभी आप पढ़ने ही वाले हो, कहाँ गया, राजराजेश्वर मंदिर जो अभी आप पढ़ने वाले हो, उसके जस्ट बगल में गहड़वालों के अभिलेख शिलालेख क्यों मिलते हैं आपको बता चुके हैं, क्या वजह है उसकी। ठीक है, चलिए बताइएगा, लंबी कहानी है वो अपने आप में। अपन आते फिलहाल में राजपूतों पर बात करें साहब, सबसे खास टेंपल क्या कहलाने वाला है? एलोरा। अजंता और एलोरा अगल बगल हैं, मुश्किल से 100 किलोमीटर का भी अंतर नहीं होने वाला साहब जी, अजंता और एलोरा। ठीक है, एलोरा जो है विविध धर्मों के लिए जाना जाएगा, सबसे खास बात तो ये है। एलोरा में जो टेम्पल है वो चरमोत्कर्ष कहलाता है, पाषाण तक्षण कला का, अर्थात उसका मतलब ये है कि कोई पहाड़ी है, ठीक है, और इस पहाड़ को काट करके मंदिर बनाया गया है, वो भी इनवर्स पैटर्न पे, उल्टा। यानी कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो ऊपर से नीचे किया गया है, पत्थर को काट करके, वो कहलाता है एलोरा का
कैलाशनाथ मंदिर साहब जी। ठीक है, कैसे है, कैसे बना है? ना तो इट्टी ईंट से ना पत्थर से, एक मोनोलिथिक पत्थर से बना है, जिसको उल्टा बनाया है, ऊपर से नीचे काटा है और उससे बनाया है। और बनाने वाले ने बनाने के पश्चात में कहा कि भगवान, हे भगवान, ये मैंने कैसे बना दिया, दोबारा तो मैं बनाने की हिम्मत ही नहीं करूंगा। खुद बनाने वाला बोलेगा कि भैया अभिलेखों में कि मैं खुद ही हिम्मत नहीं करूंगा कि मैं ऐसा दोबारा बना दूं। जैसे कई बार आप लोग की क्लास हो जाती है तो उसके बाद में मुझे भी लगने लग जाता है ऐसे वाली क्लास नहीं लेंगे इतनी डेप्थ में, इतनी डिटेल में भैया, अब मैं नहीं ले पाऊंगा। उस वास्तुकार ने भी खुद कहा, बोले भैया अब संभव नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। वाकई में भारत में से टॉप कुछ भी नहीं है। ये चरमोत्कर्ष कहलाता है। कौन सी कला कभी को पूछे तो पाषाण तक्षण कला करके कहलाएगा साहब। इससे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई भी देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको पूरे के पूरे भारत में साहब जी। ये चरमोत्कर्ष कहलाता है कि साहब जी पत्थर को काट करके, पहाड़ को काट करके इस प्रकार से बना देना, ये बहुत बड़ी बात थी साहब जी। ठीक, यही वजह है कि इसके बारे में पूछता है, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में पूछता है। या फिर साउथ में हम बात करें तो पल्लवों ने आधार तैयार किया था चोलों के लिए, यानी साउथ की जो द्रविड़ कला है उसका जो बेस कहलाता है वो पल्लवों की कला कहलाती है। वहां से ही बेस तैयार हुआ था उनके लिए। तो यही वजह है कि वहां वाला पूछ लिया जाता है आपसे सामने। ठीक है, चलिए, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर है बोले, वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आता है। एलोरा करके प्लेस है, विभिन्न वहां गुफाएं मिलती हैं साहब जी। उन गुफाओं में से एक गुफा कहलाती है जिसको काट करके बनाया गया है। राजपूत डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया, 8वीं शताब्दी में बनवाया गया है। किस शासक के द्वारा बनाया गया, साहब जी कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। क्लियर है, किस चीज का एग्जाम्पल है, उसकी उपाधियां क्या है, उसके विशेषण क्या है, उनको थोड़ी सा पहचान लीजिएगा साहब जी। ठीक है, तक्षण कला का चरमोत्कर्ष कहलाता, किस बंदे ने कहा हुआ है, तो बंदे का नाम आपको ध्यान रखना है, पर्सी ब्राउन। क्या नाम है? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन के सिर्फ 2 ही कोटेशन आप ध्यान रख लो, आपका काम बन जाएगा। और हिस्टोग्राफी में आपको इनकी थोड़ी सी बुक्स को देखना पड़ेगा साहब। पर्सी ब्राउन को 2 कोटेशन ध्यान रखो। तक्षण कला का चरमोत्कर्ष उन्होंने किसको कहा है, तो साहब जी एलोरा वाले को कहा। दूसरा करके आपसे बोल देगा कि साहब जी राज राजेश्वर मंदिर के बारे में उनका क्या कोटेशन कहलाता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो कहेंगे कि साहब जी इस मंदिर को देख करके लगता है कि दैत्यों ने यानी राक्षसों ने इसे बनाया है, जबकि जौहरियों ने इसे सजाया है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है? राज राजेश्वर टेम्पल, अर्थात तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर, मेड बाय राजराज फर्स्ट उर्फ अरमोली, उनके द्वारा था। ठीक है, देव पूजा इत्यादि चीजों का एग्जाम्पल के रूप में भी देखने के लिए मिलता है। उसकी नकल पर ही बहुत सारी जगह पर भारत में मंदिर बनाए गए हैं। शिव जी की प्रतिमा बना दी अपन ने, जैसा राजराजेश्वर मंदिर में हम देखेंगे कि मंदिर के सामने नंदी बैठे हुए हैं, विशाल काय नंदी, ऐसी प्रतिमा भी बनाई गई हैं जो आप अभी देखते हो जी मॉडर्न एरा में भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जबलपुर का चिनार सिटी। ठीक है, कहाँ से प्रेरित है? 2 जगह से प्रेरित है। इधर मंदिर की बजाय अपन ने प्रतिमा बनाई, जबकि नंदी कहाँ से प्रेरित है साहब जी? राजराजेश्वर मंदिर से प्रेरित देखने के लिए मिलेगा। वास्तविक बात तो ये है। भारत में नंदी की सबसे विशाल प्रतिमा किस मंदिर में है, ये आपका होमवर्क है। सबसे विशाल क्या प्रतिमा कौन सी कहलाती है, आप कल बताएंगे साहब जी। क्लियर बात है? चलिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव मंदिर में भी है, ये बात बिल्कुल सही है, बताइएगा साहब जी। ठीक, तो ये वास्तुकला विद कहलाते हैं। ठीक है, कौन? पर्सी ब्राउन। एलोरा के बारे में कहेंगे, राजराजेश्वर मंदिर। एक और बंदा है, उसका नाम क्या है? फर्ग्यूसन। उनका भी कथन लगभग ऐसा ही है, विशेषकर राजराजेश्वर मंदिर वाला। तो पर्सी ब्राउन एलोरा के लिए फेमस है कोटेशन के लिए, जबकि जो कथन मैंने आपको बताया है वो राजराजेश्वर मंदिर के लिए, स्पेशली उस कोटेशन के लिए कौन फेमस है, उनका नाम ध्यान रखना, फर्ग्यूसन। इन 2 पर क्वेश्चन होता अगर टफेस्ट क्वेश्चन पूछ दिया आपसे तो। क्लियर बात है, बन जाएगा अपन को ये। चलिए, तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा यहां पर एलोरा की गुफाओं के बारे में भी लगे हाथ देख ही लेना साहब जी।
मोनोलिथिक करके कहा जाता है इसको, ठीक है, जो मंदिर इसमें बनाया है। ऐसी टोटल 34 गुफाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं, विभिन्न संप्रदायों से संबंधित साहब जी, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे जैन हो साहब जी, हमको ये देखने के लिए मिलती हैं साहब जी। टोटल 34 गुफाएं हैं, इनमें से ही एक क्या कहलाता है आपका, ये वाला टेम्पल करके कहलाने वाला है साहब। इतना ही क्वेश्चन वहां पर बनेगा, ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है साहब जी, ठीक है। चलो ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर की ओर बनाया गया है। साउथ में खासकर एलोरा वाले क्षेत्र में लेनी वर्ड यूज किया जाता है, या लेनी वर्ड यूज किया जाता है गुफाओं के लिए, ठीक है। तो गुफाओं के नाम के साथ में लगाया जाता है, गुफा नहीं बोला जाता। साउथ में मैंने आपको बताया कि मंदिर को क्या कहा अपन ने, रथ। ऐसे यहाँ पर गुफाओं को क्या बोला जाता है, लेनी करके कहा जाता है। इस वर्ड को थोड़ी सा देख लेना। ठीक। अगला जो महत्वपूर्ण राष्ट्रकूट काल का कहलाने वाला है, वो कहलाती है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं साथी, ठीक है। यही वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। हालांकि वो राष्ट्रकूटों ने नहीं बनवाई है, इस बात को ध्यान रखना। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, पहली बात तो शैव संप्रदाय के लिए जानी जाएंगी, या हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, आप ऐसा कह सकते हैं साहब जी। वहां पर काट करके बनाई गई। किसको समर्पित है ज्यादातर, बोले साहब जी शिव, यानी शैव संप्रदाय। किन्ने बनवाई हैं, तो शाह से ध्यान रखना, शिलाहार वंश। टाइम पीरियड लगभग लगभग वही सराउंडिंग आएगा, ठीक। शिलाहार वंश मॉडल क्या है, यही मॉडल है बनाने का, जैसा आपने राष्ट्रकूटों वाले में देखा। शिलाहार वंश किसके सामंत माने जाते हैं, चालुक्यों के सामंत माने जाते हैं, इस बात को गलती नहीं करना चाहिए। इनके द्वारा बनवाई गई हैं। विशेषकर बात करें हिंदू गुफाओं के लिए, दो गुफाएं सबसे ज्यादा फेमस होती हैं। एक तो कहलाने वाली एलिफेंटा की गुफा, दूसरी कहलाती है मध्य प्रदेश की उदयगिरी वाली गुफा। बहुत ही खास ये कहलाती है साहब जी गुफाओं के संदर्भ में। गुफाओं के अंदर में अपन ने मूर्ति बनाई है। यहाँ पर भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। त्रिमूर्ति सबसे फेमस त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो ये वाली प्रतिमा कहलाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। किस डायनेस्टी के द्वारा, कहाँ पर, कौन सी वंश संप्रदाय को समर्पित है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा तो बनना चाहिए साहब जी अपन को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ खास टेम्पल अपन ने देखे। साउथ में हम यदि बात करें, राजराजेश्वर मंदिर। साउथ इंडिया द्रविड़ कला शैली के बारे में यदि हम बात करें, तो इसका प्रारंभ माना जाता है साहब जी पल्लव काल या पल्लव कला से, लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, 6वीं 7वीं शताब्दी, ये पल्लव डायनेस्टी। जबकि चोल इसको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वो बात कब की बोले सर, ये 10वीं 11वीं शताब्दी की बात हो रही है। उनमें से भी सबसे टॉप का एग्जाम्पल मिलेगा आपको राजराजेश्वर मंदिर। राजराज फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। राजराज फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या कहलाता है, 985 से लेकर के 1014 तक का दौर किसका है, राजराजेश्वर का कहलाता है। सेंचुरी आप मैच कर लेना, दोनों में आ जाएगा सर जी, ठीक है। यानी 10th सेंचुरी की एंडिंग और 11th सेंचुरी की बिगिनिंग में आ जाएगा। उसके द्वारा बनवाया गया क्या, राजराजेश्वर मंदिर। कितना ऊंचा है, पिरामिड आकार है, 13-14 मंजिल कहलाती है। बाद में उसका योग्य बेटा आएगा जिसका नाम था राजेंद्र, वो भी एक मंदिर बनवाएगा साहब जी, ठीक है। वो उसी के मॉडल पर बनवाएगा। हालांकि वो उतना खास नहीं कहलाता वास्तुकला की दृष्टि से, बट है खास, वो उसके कंपैरेटिवली नहीं है। चलिए, तो प्रारंभ इसका यदि कहा जाए, प्रारंभ तो किस कला से माना जाएगा, बोले साहब जी पल्लव कला। पल्लव वंश के बारे में यदि हम बात करें, तो पल्लव वंश का कोड ही क्या है साहब जी, बोले साहब जी पास वास मन में ना आए। ध्यान रखना, पास वास मन में आपके बिल्कुल भी नहीं आया साहब जी। पास है पल्लव वंश। कभी कहे साहब जी संस्थापक का नाम बताइए, ठीक बात है बता देते हैं, सासे से विष्णु। बात क्लियर है। और भी शासक आएंगे, लाइन से अपन देखेंगे। यहाँ पर आपके जो काम के हैं, 2-3 नाम ही काम के हैं। मां से महेंद्र वर्मन काम के हैं, ना से नरसिंह वर्मन, ठीक।
ये वाले महेंद्र वर्मन प्रथम, ये नरसिंह वर्मन प्रथम है, फिर वहां से महेंद्र वर्मन सेकंड आ जाएंगे, नरसिंह वर्मन सेकंड आ जाएंगे। बात क्लियर है अपन को? अलग अलग शैलियां थी साहब जी। इसमें क्वेश्चन आपसे बार बार ले दे करके पूछता है कि किसके द्वारा महेंद्र वर्मन शैली चलाई गई, किसके द्वारा राजसेन शैली चलाई गई, किसके द्वारा अपराजित शैली चलाई गई साहब जी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, वो इस बात को समझिएगा कि सबसे शुरुआत में हमको देखने के लिए मिलेगा आपको नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्या है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये सबसे खास बंदा कहलाता है। इसके द्वारा ही नरसिंह वर्मन प्रथम, दो तीन में कंफ्यूज नहीं हो जाना। चलिए, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही एक खास प्रकार की उपाधि, एक खास प्रकार का शहर इत्यादि निर्माण, मामल्ल, क्या कहलाएगा? मामल्ल। मामल्ल कह लो, महाबलीपुरम कह लीजिए, नगर कह लीजिए, उस बारे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो कौन सी? मामल्ल शैली। किसके द्वारा, किस डायनेस्टी के द्वारा? बोले साहब पल्लव डायनेस्टी। किस बंदे के द्वारा? बोले साहब जी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है, सबसे शुरुआती जो आपके टेम्पल वहां पर बनने वाले हैं, उनके नाम को लेकर के पूछ देता है आपसे वो, कि साहब ये बताइए कि मामल्लपुरम के शहर की स्थापना किसने की? ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। कभी को पूछ देगा नहीं साहब ये शैली का नाम किसका है। इस बात को ध्यान रखना, मुद्दे की बात जो आप समझ ले, जो आपके काम करे। नरसिंह वर्मन प्रथम कहा जाए तो क्या बताओगे? मामल्ल शैली। जब नरसिंह वर्मन सेकंड कहा जाए तो क्या बताओगे? राजसेन शैली। अब भी बताया था यहाँ पर चित्रपन ने, कांची पढ़ा था, कांची का। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर बाय नरसिंह वर्मन सेकंड, कौन सी शैली बताते हैं? इस बात को ध्यान रखना, कौन बंदा है वो? सेकंड है वो। तो महाबलीपुरम शहर पहले किस बंदे ने बसाया? बोले साहब नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने शहर भी बसाया, और वहां पर कुछ मंदिर शुरुआती बनवाएगा भी बनवाएगा। उसमें जो सबसे खास कहलाता है वो कहलाता, मंदिरों को क्या कहा अपन ने साउथ इंडिया में? रथ। क्या कहा अपन ने? रथ। चेन्नई के जस्ट पास में है, बगल में है महाबलीपुरम। ठीक है, वहां पर जो मंदिर बने तो उनको कहते हैं रथ करके बोलते हैं। रथ मीन्स टेम्पल होता है साउथ में, तमिल लैंग्वेज में। इस बात को ध्यान रखना। तो जब आपसे कहेगा महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाएगा, तब क्या बताओगे? नरसिंह वर्मन फर्स्ट बताओगे। जब आपसे कहा जाएगा कि इस पल्लव कला शैली में भी सबसे उत्कर्ष पे कौन ले गया? बोले राजसेन शैली ले गए। राजसेन शैली में बनवाने वाला बंदा जिसने कराची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया, उसका नाम क्या था? वो था नरसिंह वर्मन टू करके था। तो फर्स्ट ने क्या बनवाए हैं? रथ वाले बनवाए हैं साहब जी। इसने क्या बनवाया है साहब जी? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, साथ ही साथ अपन देख लेने वाले बैकुंठ पेरूमल मंदिर इत्यादि वगैरह वो पढ़ेंगे अपन। तो महाबलीपुरम के सबसे पहले बनेंगे रथ मंदिर। कितने रथ माने गए? 7+1 माने गए साहब जी, 7+1 यानी टोटल 8 माने गए हैं। इसमें बार बार पूछता साहब जी सबसे बड़ा रथ मंदिर कौन सा कहलाता है? बोले साहब जी 5 पांडवों के हैं, द्रौपदी रथ इत्यादि वगैरह देखने के लिए मिलेगा आपको। तो बोले साहब सबसे बड़े कौन से? बोले साहब युधिष्ठिर बड़े थे, उनको धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। तो धर्मराज रथ क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। धर्मराज रथ जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। बोले सबसे छोटा कौन सा होगा? बोले साहब फीमेल नाम पे था। किसके नाम पे? बोले साहब द्रौपदी रथ। बात क्लियर है? इसके अलावा गणेश जी इत्यादि वगैरह। तो जो क्वेश्चन पूछता है वो आपसे यही पूछेगा, कौन सी शैली में बने हुए? बोले साहब मामल्य शैली। बोले मामल्य शैली किसकी है? ऐसे करके पूछेगा आपसे, तो क्या बताओगे? फर्स्ट। कौन बंदा है? बोले नरसिंह वर्मन फर्स्ट करके कहलाएगा सभी। क्लियर बात है, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, जबकि आपसे इसके बाद में आएगा जो अगला बंदा। ऐसे टोटल कितने रथ कहलाए आपके? 8 रथ कहलाए साथी, 7+1 आपको देखने के लिए मिलेंगे। नजर मार लेना लोकेशन पर, मैप पर थोड़ी सी नजर मार लेना साथी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इनको सप्तरथ करके कहा जाता है, लेकिन एक और वहां पर मिलेगा, इसलिए 7+1 हमने आपसे बोला हुआ है। अब इसके बाद में आप आ जाइए, इनकी शैली का नाम तो ये कहला गया। ठीक है, इनकी शैलियों के नाम को लेकर के ही पूछता है। बहुत क्लियर रखना, बार बार कह रहा हूँ। मामल्य यानी 1, पहले मामल्यपुरम महाबलीपुरम था, जबकि बाद वाला बंदा क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। उसको अपन ने कहा नरसिंह वर्मन 2 करके कहा है। वो कांची के लिए जाना जाएगा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, और एक और बैकुंठ पेरूमल मंदिर करके कहलाता है। उस बंदे की जो शैली है उसका नाम है राजसेन।
राजस्थान शैली। तो मामल्य वाली कहलाई साहब जी आपके महाबलीपुरम वाली, फर्स्ट वाले बंदे की नरसिंह वर्मन फर्स्ट की, जबकि नरसिंह वर्मन सेकंड की शैली का नाम क्या कहलाया वो साहब जी राजस्थान शैली। जबकि एक और आएगी अपराजित शैली, वो नंदीवर्धन करके होने वाला है, ना आए, इस बात को ध्यान रखना। नंदीवर्धन शैली बोलेंगे, अपराजित शैली भी बोलते हैं, ऐसे नाम मिलेगा आपको साहब जी, या आदित्य वर्मन शैली करके बोलते हैं, 3-4 नाम मिलते हैं। हालांकि नहीं पूछेगा आपसे वो क्वेश्चन, क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहीं के सेक्शंस को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बन जाएगा अपन को। चलिए, जब ये चीजें हुई तो ध्यान देने वाली बात है, एक नाम आपको और देखने के लिए मिलेगा, शोर मंदिर। कौन सा मंदिर? शोर मंदिर। वो भी किसके द्वारा है? चरमोत्कर्ष पर कौन ले गया पल्लव वंश का राजा? बोले साहब सेकंड, यानी कि बाद वाला। तो राजस्थान शैली में अपन देखें तो टोटल हो गए 3 मंदिर जो आपको ध्यान रखना है। पहला अपन ने बोला साहब जी कांची का, दूसरा हो गया बोले साहब जी बैकुंठ पेरूमल मंदिर, तीसरा आपसे कह रहे हैं शोर, ये अलग मंदिर है। ये कौन सी शैली है? राजस्थान शैली, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकंड, सॉरी नरसिंह वर्मन द्वितीय की। जबकि नरसिंह वर्मन फर्स्ट क्या बोला अपन ने? मामल्य, बार बार कहा है आपसे। मामल्यपुरम यानी महाबलीपुरम में क्या बने? बोले साहब रथ बने हैं। रथ मंदिर कहाँ के, ऐसे करके पूछेगा, तब आपको ये बताना है। बात क्लियर है? इनको भी और ऊंचाइयों पर अभी जो ले जाएंगे वो कहलाने वाले हैं आपके राजराजेश्वर मंदिर साहब जी। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन चोल डायनेस्टी में पढ़ेंगे साहब जी। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना मोटे तौर पर, इसमें गलती आपके नहीं होनी चाहिए। इतने टेम्पल अपन ने देख लिए, इनकी शैली देख ली, कुछ चीजें और भी हैं, नजर मार लेंगे अपन उस चीज को। ये कहलाती है प्रमुख रूप से राजपूत कालीन कला, जहां से क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना है आपको। अभी भी कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं साहब जी। क्लियर है? पूछ लीजिए यदि पूछना हो किसी को तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक के कुछ सेक्शंस अपन ने देख लिए, ध्यान दीजिए। ये पूरी तरह से डेडिकेटेड बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो चाहे पेपर 1 हो साहब जी। ठीक है, अगर इसी प्रकार से सारे के सारे टॉपिक आप बहुत ही विधिवत तरीके से डेप्थ में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर तैयार करना चाहते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एसेंशियल है, यह आपके लिए अनिवार्य चीज है, बहुत अच्छी चीज है। इस बैच को आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको ये बैच मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस रिकॉर्डेड हैं और अभी भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस, और काफी कुछ सेक्शन, क्रीमी सेक्शन होना भी बाकी है साथी। तो पेपर 1 और पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों के लिए अपने पास में बैच उपलब्ध है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। समय कम है, पर इतने कम समय में अपन चीजों को ना केवल पढ़ लेंगे बल्कि रिवीजन भी करवा देंगे क्लास में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने जो आप देख रहे हैं। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।